हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो हम देख लेते हैं पहले मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में। तो मानव श्वसन अंग है पहला अंग है हमारे पास नासा छिद्र। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, पहले है नासा छिद्र। दूसरा हमारे पास श्वसन अंग है नासा मार्ग। तीसरा अंग है ग्रसनी, जिसको फेरिंक्स बोला जाता है। इसके बाद में है कंठ, श्वास नली। श्वास नली के बाद में श्वसनी। श्वसनी अनेक भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें बोलते हैं श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाओं के सिरों पर होती है कुपिकाएं। तो हम आए एक एक करके इनको सीखते हैं। पहला भाग है नासा छिद्र। नासा छिद्र मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं। नासा छिद्रों की संख्या एक जोड़ी होती है, और दोनों नासा छिद्रों को अलग करने के लिए एक उपास्थि होती है, जिसे बोलते हैं मिस्तेओइड उपास्थि। बंद कर दी क्या? नासा छिद्रों को अलग करने के लिए एक उपास्थि होती है, जिसे बोलते हैं मिस्तेओइड उपास्थि। इसके बाद में दूसरा है अपने पास नासा मार्ग। नासा मार्ग में पाए जाते हैं रोम। साथ ही इसमें होती है श्लेष्मा झिल्ली। रोम व श्लेष्मा झिल्ली इसमें होती है। रोम और श्लेष्मा झिल्ली वायु के साथ अंदर जाने वाले छोटे छोटे कीटाणु, धूल कणों को अपने चिपका लेती है, रोक लेती है। तीसरा भाग है अपने पास ग्रसनी। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का ही प्रमुख भाग है ग्रसनी। इसको बोलते हैं फेरिंक्स। इसके बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो ग्रसनी है, नासा मार्ग से होती हुई वायु ग्रसनी में आती है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है नासा ग्रसनी। दूसरा भाग है मुख ग्रसनी, और इसका तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी। जो पहला भाग है नासा ग्रसनी, ये नाक के पीछे की ओर होता है, और इसको बोलते हैं नेजो बोलते हैं। जो मुख ग्रसनी है, इसका नाम है ओरो। इसको ओरो के नाम से जाना जाता है। और जो कंठ ग्रसनी है, इसको लैरिंजो के नाम से जाना जाता है। यह हो गया अपना ग्रसनी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्रसनी से वायु कंठ में आती है, ये चौथा महत्वपूर्ण भाग है श्वसन तंत्र का। ग्रसनी से होती हुई वायु कंठ में आती है, और कंठ को बोला जाता है लैरिंग्स। कंठ को बोलते हैं लैरिंग्स, जिसे हम स्वर तंत्र भी कहते हैं। कंठ को स्वर तंत्र भी कहा जाता है। एक बात हमें स्पेशली याद रखनी है, नोट डाल के, कि पक्षियों में जो कंठ होता है, पक्षियों के कंठ को सिरिंक्स कहा जाता है। पक्षियों के कंठ को सिरिंक्स कहते हैं, जबकि जो मनुष्य है उनके कंठ को लैरिंक्स कहा जाता है। कंठ में 9 प्रकार की उपास्थि पाई जाती है, जो हमें याद रखनी है। तो कंठ 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। कंठ 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जिनमें से पहली उपास्थि है एपिग्लोटिस। बहुत महत्वपूर्ण उपास्थि है ये एपिग्लोटिस। दूसरी उपास्थि है थायराइड। तीसरी उपास्थि है प्रीफोयड। ये जो तीनों उपास्थियां होती है, ये सिंगल होती है, जोड़े में नहीं होती है। लेकिन जो चौथी उपास्थि है अपने पास एरेक्टिनोइड। पांचवी उपास्थि है कुनिफॉर्म। और छठी उपास्थि है अपने पास कॉर्निक्यूलेट। अपने पास 6 उपास्थि होती है, यानी कि कंठ 9 प्रकार के उपास्थियों से मिलकर बना होता है। पहली, दूसरी और तीसरी
तीनों उपास्थियाँ सिंगल होती है, जबकि चौथी, पांचवी और छठी एरेक्टिनोइड, कुनिफोर्म और कॉर्निकुलेट ये उपास्थियाँ जोड़े में होती है। इसके साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, सॉरी जो थायराइड उपास्थि है, इसका उभरा हुआ भाग एडम्स एप्पल कहलाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि थायराइड का उभरा हुआ भाग थायराइड का उभरा भाग एडम्स एप्पल कहलाता है। थायराइड का उभरा हुआ भाग एडम्स एप्पल कहलाता है। इसके बाद में जो अपना कंठ है, कंठ में वोकल कॉर्ड भी पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं स्वर तंतु। कंठ में, मनुष्य के कंठ में स्वर तंतु पाए जाते हैं। इनकी अगर लंबाई देखें तो पुरुषों में इनकी लंबाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, वहीं स्त्रियों में इनकी लंबाई होती है 1.7 सेंटीमीटर। वोकल कॉर्ड ये क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात याद रखनी है कि जो जिराफ होता है, जिराफ में स्वर तंतु का अभाव होता है, इस कारण जिराफ गूंगा होता है, ये बोल नहीं पाता। जिराफ में स्वर तंतु का अभाव होता है। और एक और जिराफ के बारे में बात याद रखनी है कि जिराफ की ग्रास नाल, आहार नाल और श्वसन तंत्र सबसे लंबा होता है। जिराफ का क्या क्या सबसे लंबा होता है, एक तो श्वास नली या श्वासनाल और आहार नाल जिराफ की सबसे लंबी होती है। हमने देखा कि वायु सबसे पहले नासा छिद्र से होती है, नासा मार्ग में जाती है, नासा मार्ग से ग्रसनी में आती है और ग्रसनी से वायु कंठ में आती है। अब कंठ के बाद वायु जाती है श्वास नली में, श्वास नली जिसे बोलते हैं ट्रेकिया। कंठ से वायु जाती है श्वास नली में, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया की अगर लंबाई देखें तो इसकी जो लंबाई होती है सामान्यतः 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। श्वास नली उपास्थियों से मिलकर बनी होती है और ये उपास्थि होती है हाई लाइन। तो आपको याद रखना है कि श्वास नली हाई लाइन उपास्थि से मिलकर बनी होती है। श्वास नली में सी आकार के लगभग 16 से 20 कोटिलेज पाए जाते हैं, यानी कि छल्ले पाए जाते हैं। कितने होते हैं, लगभग 16 से लेकर 20 तक छल्ले होते हैं। क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं ये, कि जब श्वास नली में वायु ना हो तो श्वास नली पिचके नहीं, श्वास नली को पिचकने से रोकने के लिए इसमें लगभग 16 से 20 कार्टिलेज होते हैं, यानी कि छल्ले होते हैं। और ये जो छल्ले होते हैं ये होते हैं सी आकार के, 16 से 20 लगभग सी आकार के छल्ले श्वास नली में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि श्वास नली से वायु जाती है श्वसनी में, जिसे बोलते हैं ब्रोंकी। श्वास नली से वायु जाएगी अब श्वसनी में, जिसे बोला जाता है ब्रोंकी। श्वास नली जैसे ही आगे बढ़ती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि हम देखें कि श्वसनी की जो संख्या होती है एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 होती है। तो श्वसनी श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। देखिए, जो दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है उसे बोलते हैं दाई श्वसनी, और जो बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है उसे बोलते हैं बाई श्वसनी। तो श्वसनी की संख्या होती है 2 होती है संख्या, अगर जोड़ी में पूछी जाए तो 1 होती है। फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद इसे बोलते हैं श्वसनी। तो श्वसनी जो होती है वो भी अनेक भागों में बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं श्वसनिकाएं, यानी इनको बोला जाता है ब्रोंकलाइज। श्वसनिकाएं, हवा श्वसनी से श्वसनिकाओं में प्रवेश करेगी। श्वसनिकाओं के सिरों पर वृक्षनुमा संरचनाओं का निर्माण होता है, या बोले अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है, जिन्हें बोला जाता है कुपिका। कुपिकाएं श्वसनी के अंतिम सिरों पर वृक्षनुमा या अंगूर के गुच्छों की समान संरचना होती है, जिन्हें बोलते हैं कुपिकाएं। कुपिकाओं की यदि संख्याओं की बात करें तो ये लगभग 300 मिलियन होती हैं।
दोनों फेफड़ों की कुपिकाएं देखें तो उनकी संख्या होती है 300 मिलियन तक होती है। अभी कार्य क्या करती है? कुपिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। कुपिकाओं से होकर ही गैसों का आदान प्रदान होता है और कुपिका को ही फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी कि फंक्शनल यूनिट कहते हैं कुपिकाओं को। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कुपिकाएं। कुपिका होती है। कुपिका के बाद अब हम देखेंगे फेफड़ों के बारे में। फेफड़े, फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग है। प्रमुख श्वसन अंग। फेफड़ों की संख्या 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरे आवरण की झिल्ली होती है। उस दोहरे आवरण की झिल्ली को बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। इसका आवरण होता है, दोहरा आवरण होता है, तो दोहरे आवरण की एक झिल्ली पाई जाती है फेफड़ों के चारों ओर, जिसका नाम होता है प्लूरल झिल्ली। और इसी प्लूरल झिल्ली में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को बोलते हैं प्लूरल द्रव। प्लूरल झिल्ली में एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल द्रव। कभी कभी क्या होता है कि संक्रमण के कारण, इस द्रव में संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को बोला जाता है प्लूरेसी बीमारी, जिससे फेफड़ों की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है इन्फेक्शन के कारण। अब हम फेफड़ों के वजन की बात करें कि जो फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े हैं, बायां फेफड़ा और एक है दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है, और इसका वजन सामान्यतः 575 ग्राम होता है। जबकि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा लंबा होता है लेकिन थोड़ा पतला होता है, और इसका वजन होता है 625 ग्राम। 625 ग्राम इसका वजन होता है। साथ ही हमें एक बात याद रखनी है कि दोनों फेफड़ों में पालियाँ पाई जाती है। पाली मतलब जिसे बोलते हैं लोब, पालियाँ या फिर लोब पाए जाते हैं, जिन्हें पिंड भी कहा जाता है। तो दाएं फेफड़े में लोबों की संख्या होती है 3, जबकि बाएं फेफड़ों में लोबों की संख्या होती है 2। इसमें लोब पाए जाते हैं 2। और हमसे पूछा जाए कि फेफड़ों में कुल लोब कितने होते हैं, तो फेफड़ों में कुल लोब होते हैं 5, जबकि दाएं फेफड़े में होते हैं 3 और बाएं फेफड़े में लोब होते हैं 2। इसके 3 लोब है, सबसे ऊपर वाला ऊपरी लोब, एक मध्य लोब और एक निचला लोब। जबकि इसके जो 2 लोब हैं, ऊपरी और निचला, इसमें मध्य लोब नहीं पाया जाता है क्योंकि ये इसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें।